मैम नमस्ते मैम। सर नमस्ते जी मैम। नमस्ते। नमस्ते। मैम नहीं। अरे बोलो। जब सर को बोल रहे हैं तो सर कहाँ गए? मैं तो आ गया ना। हाँ तो मैं नमस्ते कर रहा हूँ। और आप बताएं। वर्चुअल वर्चुअल ही सही। हम्म। ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है मुलाकात के लिए। जी। ठीक है। तो एक कितने हैं मुझे शुभम आर यू देयर? हेलो हेलो अभी शुभम आप हैं? हेलो। सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ शुभम। हाँ हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बस यही 4 ही लोग रहेंगे या 2 ही लोग रहेंगे? नहीं नहीं, और बच्चे भी हैं, ज्वाइन करेंगे। तो मैम शुड अभी आई आ रहे हैं स्टार्ट मैम। और वेट? मैडम अच्छा। मैंने कॉल कर दिया है मैम। हाँ स्टार्ट जी, कीजिए मैम। हम स्टार्ट करें तो ठीक हाँ मैम मैंने। है। शुभम आप इंट्रो कराएंगे या मैं खुद कर दे दूं? आप दे दीजिए खुद ही। ठीक है। आपको सेल्फ सर्विस। इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है भाई? नहीं नहीं नहीं। ये भी पता है ना कि सेल्फ सर्विस है यहाँ, तो हम सेल्फ सर्विस रेफर करेंगे। आज वुमेन्स डे पे, इंटरनेशनल हाँ वुमेन्स डे है। पहले तो शुभम मैडम तुमको हार्दिक मैडम बधाई आपको और भी मैम। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। थैंक हाँ यू मैडम। थैंक यू। द पावरफुल माता। वुमेन्स आर हियर। हाँ मैडम माता शक्ति को सलाम। बहुत बहुत आप सभी को बधाई, क्योंकि बिना मातृशक्ति के किसी का भी अस्तित्व नहीं है। हाँ बिल्कुल मैम। सृष्टि आल्दो दोनों के सहयोग से ही चलती है। हाँ तो हाँ चलिए, मैं डॉक्टर राजकिशोरी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एएनडी कॉलेज कानपुर। सुनील जी को तो मैं जानती हूँ, बाकी देवेंद्र पाल जी आप अपने बारे में थोड़ा बता दें, कौन कहाँ से है, तो मैं मैम बिना। मैम। हाँ जी। मैडम मैं मथुरा से हूँ। ओके। और मैंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग, एमए हिस्ट्री और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है मैम। और मैं मथुरा कानपुर से पीएचडी मतलब प्री परस्यू कोर्स कर करने रहा की। हूँ। ओके हम्म। ठीक है। तो हम शुरू ही कर देते हैं, बाकी लोग हाँ ज्वाइन करते बिल्कुल। रहेंगे, क्योंकि 7:30 से मेरी एक अगली मीटिंग है एमआईसी की एज ए काउंसलर। तो हम्म। उधर भी हमको ज्वाइन करना है। तो हम इंट्रोडक्शन जो आप लोग को पता होता है पहले से कि हम क्या चैप्टर लेने वाले हैं या क्या टॉपिक चूज करे हैं, नहीं। या? हम मैडम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं पता ही रहता है। लेकिन हाँ आप फिर भी बता दीजिए कि आज हम किस टॉपिक पे मतलब ठीक है। वार्ता करेंगे। ठीक है, जो अच्छा हमारा रहेगा। आज का टॉपिक वो चूज किया है मैंने, द क्रिटिसिज्म, द आर्ट क्रिटिसिज्म एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क। ठीक है, कला मूल्यांकन और उसकी खासियत है कला आलोचना के संबंध में जो एक टर्म यूज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आप ही लोग से जान लें कि आप लोगों का क्या व्यू है, कला आलोचना क्या है या एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क्स, कला मूल्यांकन क्या है? क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? मैम दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, कैसे? मैडम जैसे हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, किसी हम्म। पेंटिंग का मूल्यांकन किया, हमने देखा उसको, समझा और अपने ठीक है विचार व्यू दे दिए, ठीक है। ठीक है। वो तो हाँ हमारा सकारात्मक सोच में आ जाता है। ठीक लेकिन है। जब हम किसी पेंटिंग के बारे में हम्म कुछ हमें कोई लगता है कि ये व्यू नहीं होना चाहिए था, तो हम हम्म। उसे अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि इसका मतलब ये पक्ष अच्छा, रह तो सकता मतलब था। आप आलोचना को ऐसे ले रहे हैं कि आलोचना का मतलब निगेटिव फॉर्म? हाँ। हाँ मतलब ऐसा मान सकते हैं। लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जो क- खामियां देख रहे हैं तो शायद क्या पता वो पॉजिटिव केसेस में हो। नहीं, देखिए एक्चुअली हम ये आपको यहाँ क्लियर कर दें, जनरली क्रिटिसिज्म वर्ड जो होता है आजकल, जो बिल्कुल फैशन में कह लीजिए या लोकल जो हम्म। यूज होता है, वो क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव पर्पज से यूज होता है। हम्म। बट कि उसने मेरा क्रिटिसिज्म, उसने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, या बहुत जब भी हम यूज करते हैं इसको निगेटिव टर्म में यूज करते हैं, बट हम्म। क्रिटिसिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन नेगेटिविटी।
ये बैलेंस्ड है, उसमें पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी दोनों है, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे कि कला मूल्यांकन के लिए या किसी भी कलाकृति के मूल्यांकन के लिए क्रिटिसिज्म क्यों आवश्यक है, ठीक है। और उसको जानने से पहले हम एक ब्रीफ शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ आर्ट से। हम आज जो आप लोग को शुरू करेंगे, बीच में हो सकता है मैं थोड़ा जुकाम से पीड़ित हूँ तो आंख से पानी गिरेगा, तो मैं हो सकता है वीडियो ऑफ कर दूं, तो माइंड वैसे भी आप सब ऑफ हैं तो हम भी ऑफ हो लेंगे, ठीक है। नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक चीज हम जो आज शुरू करेंगे, ये चीज तो पहले तो आपको थोड़ा सा टाइम टू टाइम जो डेफिनेशन ऑफ आर्ट है, जो कला की परिभाषा है, वो कैसे चेंज होती रहती है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में और पाश्चात्य कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हम अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे कला भारतीय क्या, अगर आरंभिक कला का इतिहास ही उठा के देख ले तो हम ये पाते हैं कि हर जगह कला जो है धर्म से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ठीक है ना। आप जितने भी स्टार्टिंग कला का इतिहास आप पढ़ेंगे, चाहे वो मिस्र की हो या आपका पुनर्जागरण कालीन संबंधी हो, दे आर ऑल बेस्ड ऑन धर्म। भारत में तो खैर यही आध्यात्मिक टच रहा है, और आज भी हम जो कला की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्स्ट हमारा जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहता है, आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है। पर करंट सिनारियो को अगर हम देखते हैं, समकालीन कला को देखते हैं, तो आपको लगता है क्या कि इसमें कोई धार्मिक पुट है या कोई धार्मिक जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र या जो भारतीय हमारी फिलॉसफी है वो कहती है विश्रांति से न संभोगे सा कला न कला मता लियते परमानंदे ये आत्मा सा परा कला। मतलब कि कोई भी कला मनोरंजन के लिए नहीं थी आरंभिक कालों में, वो हमेशा परमानंद या ईश्वर से जोड़ने का काम करती थी। क्या हम इस समय इस वाक्य को या इस श्लोक को इस संदर्भ में ले सकते हैं आज की कला के तहत? जो आजकल की कलाकृतियां बन रही हैं, जो आर्ट गैलरीज में प्रोड्यूस हो रही हैं या प्रेजेंट हो रही हैं या एग्जिबिट हो रही हैं, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में हम उस कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हैं जिसमें कभी भारतीय कला थी? नहीं मैम, वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो उसके मूल्य थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि हाँ, कला थोड़ा मतलब एक सेलिंग पर्पस से भी बनाई जा रही है, तो वहां पे तो हम इस पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू से नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो अब अगर हम ये कहें कि विशुद्ध रूप से आज कला जो है वो पूरी तरह से बाजारवाद पे डिपेंड है, ऑब्वियस है कि आपका जो भी है। आप कुछ कह रहे हैं देवेंद्र जी? हाँ मैडम, मैं कह रहा हूँ कॉमर्शियल हो चुकी है आज की जो कला है वो बिल्कुल, ज्यादातर। कॉमर्शियल होना भी एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर पूरी इतिहास उठा के देखें तो हमारे यहाँ कला क्या थी? राजाश्रयित थी। मतलब किंग और उनके राजाओं के ही अंडर में पल्लवित पुष्पित उन्हीं के आश्रय पे जीती थी। कलाकार को कभी चिंता नहीं थी अपनी जीविका की, ठीक है। उनको उनके कलाकृतियों के अनुसार, उनके कलाकर्म के अनुसार उनको उसका भाग था, तो उनको चिंता ही नहीं थी उनकी जिजीविषा, उनकी कैसे उनका घर चलेगा, उसके लिए उनको कोई टेंशन नहीं था। तो इस वजह से जो कला तब थी राजाश्रयी थी, और उसमें फिर आप बाहर बाद में देखते, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएं, भारतीय, हम दोनों लेके चलेंगे जब भी हम बात करेंगे इस वक्त आज, तो हम भारतीय भी और पाश्चात्य दोनों को ऐड करके चलेंगे। तो टाइम टू टाइम कहीं हम आज के समकालीन कला का अगर अध्ययन करें तो हम पाश्चात्य से थोड़ा सा समकालीन आधुनिकता के मामले में थोड़ा सा पीछे है। पीछे इन दैट सेंस क्योंकि हमारा एक लॉन्ग जो समय रहा है वो पराधीनता के अंतर्गत रहा है, ठीक है। हमारा जो भी विकास हुआ है वो ब्रिटिशर्स रूल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी आप कला विद्यालयों को देखेंगे, कला विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों जितने भी खोले गए, वो आप देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस है हमारे यहाँ खुला है। और उसमें आप सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि वहाँ जितनी भी कला का जो भी विकास हुआ था वो बेसिकली ब्रिटिश शिक्षा पद्धति पर आधारित था, ठीक है। इसमें कोई गलत तो नहीं कह रहे हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम, ठीक है ना। ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को ही हमने अडॉप्ट किया था।
आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ईवी हैवेल इज देयर, जो भारतीय को विशुद्ध भारतीय रूप से उभारने का काम किया था ईवी हैवेल ने और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर। लेकिन लेटर ऑन जब भी हम कहते हैं कि हम अजंता की अनुकृति बना रहे हैं, वो अनुकृति ही बनाने का काम किया था रविन्द्रनाथ टैगोर या बंगाल स्कूल आर्ट्स के जितने भी लोग थे, लेकिन उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। क्योंकि कला, जैसा कि आप हम अगर इसको डेफिनेशन में बांधे तो प्लेटो को अगर आप पढ़े हो तो आपको भी पता है, वो कहता है कि कला अनुकृति मात्र है। ठीक है, तो हम अनुकृति तो कर रहे थे, लेकिन वो कहता था अनुकृति किसकी? ईश्वर की। ईश्वर के बनाए हुए जो भी सृष्टि है, कलाकार उसी की अनुकृति बनाता है। परंतु हम यहाँ क्या कर रहे थे? अनुकृति की अनुकृति को कर रहे थे। साथ में आप यहाँ भी जो हम आज डिस्कस करेंगे अभी कला समीक्षा पे जब हम जाएंगे, कि टाइम टू टाइम ये समीक्षा भी चेंज होती रही है, ये क्रिटिसिज्म भी चेंज होता रहा, और क्रिटिसिज्म ही मेन कारण था, आलोचना ही, कला की आलोचना ही मेन कारण थी समय समय पे कलाकृतियों में होने वाले बदलाव पे। जिम्मेदार जो भी थी वो भी कलाकृतियों की जो जिम्मेदारी है, जो चेंजेस आए हुए हैं, वो बेस्ड ऑन यही है कि कला को कितनी बार क्रिटिसाइज किया गया है डिफरेंट वे से। कैसे? अब हम जब बात करते हैं कि अपने प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो वहां आपने जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ऋग्वेद से उठाया जाता है, और जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया कि हमारे यहाँ कला का प्रादुर्भाव हुआ था। एक सिंपल सा श्लोक है, अज्ञानम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिता, कि अज्ञान को दूर करने के लिए मूर्तियों का निर्माण हुआ। वो अज्ञानता क्या थी? हर कोई बहुत बड़ा ऋषि नहीं हो सकता था, हर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता था, तो उसको उस ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए इनकारनेशन, बहुत सारे स्टोरीज रचे, कि आप इनको स्टोरी मानिए या हकीकत मानिए, तो बहुत सारे पुराण बेस जितनी भी स्टोरी थी उनके बेस के अनुसार से मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। चित्रों के उदाहरण आपको पता है कि हमें साहित्यिक वर्णन मिलता है, लेकिन कोई भी ऐसा रामायण या महाभारत के टाइम का हमें चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब हम इन सब चीजों पे जाते हैं तो आलोचना कहाँ से शुरू होती है? कि जब हम उस टर्म्स में बंधना शुरू करते हैं, खुद को बांधना शुरू करते हैं कला के क्षेत्र में, तो हम ये पाएंगे कि जब साहित्यिक विवेचन होता गया और राजराष्ट्रायित कला, उसके बाद राजाओं की अपनी गुणगाथा गाने के लिए उन्होंने अपने चित्रों को, कलात्मक विषयों को बदलना शुरू किया। वो आप देखेंगे हमारे यहाँ, और भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि जितना वो एनरिच रहा है इन सब संस्कृतियों के मामले में, उतना ही उसके ऊपर आक्रमण, अटैक्स के साथ साथ वो सब चीज को अडॉप्ट तो करता चला गया है, लेकिन कहीं अपना वो जो परिष्कृत रूप था उसको खोता भी गया है। हमारे यहाँ नया फ्यूजन भी आया, जैसे आप मुगल आर्ट को भी लेंगे और ईरानी कला का सम्मिश्रण से मुगल आर्ट के डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आप राजस्थानी कला देखते हैं, उसके बाद आप पहाड़ी देखते हैं। तो विशुद्ध धार्मिक विषय तो लिए गए हैं, पर वहां जो कला का निरूपण हुआ है वो टाइम टू टाइम, समय से समय वहां के लोकल सामाजिक जीवन के आधार पे किया गया है। तो हम जब ये बात करें कला आलोचना की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब ये सारी बातें हमारी चल रही हैं, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि ये आता है हमारा, फिर आप देखेंगे मुगलिया लास्ट में औरंगजेब बिल्कुल अगेंस्ट था कलाकारों के, और वहां से एक तरह से कह लीजिए हमारी जो कला के प्रति संवेदना थी वो पूरी तरह से दबा दी गई, और उसपे फिर दोहरा आघात, एक कहते करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ब्रिटिशर्स का आगमन। तो ब्रिटिशर्स अपने साथ जो लेके आए थे दो पद्धति, अब हम वहां जा रहे हैं, उस पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वहां भी शुरुआत तो धर्म से हुआ है कला का। ठीक है, आप चाहे मिश्र को भी देखें और चाहे आप बाइजेंटाइन गोथिक देखें, रेनेसा देखें, सब कुछ बाइबल ईसाई धर्म पे रिलेटेड कलाकृतियों का निर्माण हुआ था। लेकिन उसी का एडॉप्शन होता क्या है 16th सेंचुरी में, जो हमारी औद्योगिक क्रांति, हमारे यहाँ नहीं लेकिन पाश्चात्य या यूरोप में 16th सेंचुरी में जो औद्योगिक क्रांति होती है, वो बहुत सारे कुछ मानदंड चेंज करती जाती है कला के क्षेत्र में। औद्योगिक क्रांति का क्या होता है? जो काम ह्यूमन कर रहा होता है औद्योगिक क्रांति के समय, मशीनों का निर्माण जब होना शुरू होता है तो हमारी कलाएं भी प्रभावित होती हैं। हाँ, कुछ फायदे भी हुए थे, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो
टेम्परा और फ्रेस्को पद्धति बनाई जाती है, तो बड़ा टिपिकल था उसको कलर के निर्माण की पद्धति, सब कुछ बहुत टिपिकल थी उस वक्त। लेकिन जैसे ही ऑयल कलर का इन्वेंशन होता है आपका लगभग 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, वो जो इन्वेंशन होता है वो कहीं ना कहीं कलाकृतियों को कलाकारों को एक जो बार बार आपका कलर बनाना है और फिर वो उतना ही बनाना है, और फिर उसमें आप ये भी चेंजेस देखेंगे कि कला का माध्यम भी बदलता जाता है। जो भित्ति चित्रण था नाउ बिकम ऑन कैनवस, और वहीं से जो कलाकृतियों का एक जिसे कह सकते हैं ना कि धर्म के प्रति विरोध, विरोध भी क्या होता है, और बहुत मेजर जो विरोध आप देखेंगे वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में, नियर अबाउट 1914 टू 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 टू 1918। तो जो मानवीय मूल्यों का ह्रास होना शुरू हुआ उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और फिर आप कालांतर देखें 1944 अराउंड आपको लगता है शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और 1944 से 1948 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो 4 साल तक विश्व युद्ध, और उसी दौर से अभी हम भी गुजर रहे हैं। अभी आपको करंट इतिहास बन जाएगा जो अभी आप रसिया और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं। अभी हम अफेक्टेड नहीं है, पर किसी न किसी तरह हम अफेक्टेड होंगे उस चीज से। तो अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कलाकृतियों में, तो आप जिस वक्त इनको पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट, वहां से धर्म के प्रति, धार्मिक विषयों के प्रति एक विद्रोह सा उत्पन्न हुआ। वो विद्रोह क्यों था? क्योंकि आप एक तरफ धार्मिक मूल्य, ईश्वर की कृति खुद को मान रहे हैं, खुद का ह्यूमन जो वैल्यूज मान रहे हैं वो सब कुछ सॉरी ह्यूमन वैल्यूज जो मान रहे हैं वो ईश्वर प्रदत्त मान रहे हैं। लेकिन थोड़े ही देर बाद जब ये विभीषिका, युद्ध की विभीषिका होती है, तो उसमें जिस तरह से मानवीय मूल्यों का उपहास उड़ाया गया, उपहास इन दैट सेंस की जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई, वहां से आर्टिस्टों में बदलाव शुरू होता है। और ये शुरू हो जाता है लगभग आपका जिसको हम कहते हैं आधुनिक कला 1860 टू 1917 के बीच में, 1970 और 1860 से 1970 के बीच में यूरोप में जो एक क्रांति आई, हमारे यहाँ नहीं थी अभी तक वो क्रांति इसलिए नहीं थी कि वी आर स्टिल गुलामी के दौर से गुजर रहे थे। तो हमारा तो अपना संघर्ष अलग चल रहा था, भारत का अपना संघर्ष अलग चल रहा था। तो वहां ऐसा कोई चमत्कार की उम्मीद करना या कुछ रेवोल्यूशन आर्ट के फील्ड में होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे हम सभी भारतवासी। तो वहां तो पहले तो आजादी का ही संकल्प था, तो कोई आर्ट फॉर्म, और दूसरा ब्रिटिशर्स ने हमें इस तरह से जो समझा के रखा था कि आपकी जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है, आपका जो सभ्यता है, वो सब बिल्कुल अपग्रेडेड नहीं है। अपग्रेडेड नहीं है मतलब आप बहुत ही निम्न स्तर के। तो ये जो दिमाग में कुंठा फैलाई गई थी, ये जो बैठी हुई थी, वो कहीं ना कहीं स्टिल हम अभी भी उससे उबर के नहीं आ पाए हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि अब हम आते हैं एकदम टू द पॉइंट, अब बात करेंगे। एक हमने सिर्फ आपको एक जस्ट बताया कि ये कारण, एक समरी थी, ये मेजर कारण थे जो पूरे विश्व के कला इतिहास में समय समय पर चेंजेस, जिसको कहते हैं ना परिवर्तन, कि कहीं धार्मिक है, धार्मिक से होकर के बिल्कुल विशुद्ध व्यक्तिगत होना शुरू हो गई कला, जिसमें आप लोगों को ये सबको पता होगा सेजा, मोने, माने उसमें होता है। फिर विश्व युद्ध के बाद का जो अति यथार्थवाद, सरेलिज्म और अति यथार्थवाद में जिसमें सल्वाडोर डाली, मुझे कुछ सेलेक्टेड आर्टिस्ट बहुत पसंद है वो अपने काम की वजह से, पिकासो है, मातस है, ये सारे लोग का जो ये था वो कला के जो मूल्यांकन की हम बात करते हैं, वो उस मूल्यांकन को नकार दिए, उस चीज को नकार दिए जो परंपरागत, जो सिद्धांतवादी कला थी, उसके अगेंस्ट आकर के बिल्कुल काम करना शुरू किया। और ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज, देखिए आलोचना का दो चीज होता है, जब किसी चीज की आलोचना होती है तो या तो व्यक्ति, एक दो चीज हमने कहा, अभी हम आपको डेफिनेशन पूरा बताएंगे कि क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑलवेज इन नेगेटिव पर्सपेक्टिव, वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता है।
दोनों होता है। और जो क्रिटिक होता है उसको आलोचक के भी क्या गुण होने चाहिए वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो जो हम बात आपको ये बता रहे हैं कि उस चीज में जो हम आलोचना कहते हैं, तो ऐसा नहीं था कि उनको अपने, जब भी आप किसी परंपरा के विरुद्ध, जो ट्रेडिशन है उसके विरुद्ध, किसी परंपरा के विरुद्ध आकर के आप कुछ भी नया करने की सोचते हैं, तो आप हमेशा आलोचना के शिकार होंगे ही होंगे। पर ये आलोचना कई बार आपको प्रसिद्धि दिला देती है। उसका मकबूल फिदा हुसैन द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, मैं गलत नहीं कह रही हूँ शायद, क्योंकि मकबूल फिदा हुसैन उन्हीं के साथ प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के तैयब मेहता भी हैं, उन्हीं के टाइम पीरियड के रजा सुजा ये लोग भी हैं। पर जो वर्ल्ड फेम मुझे लगता है इनको मिला, तैयब मेहता को भी मिला, और मकबूल फिदा हुसैन से क्रिस्टबी और सदबी और सैफरन जो ये नीलामी संस्थाएं थी, उनसे कहीं ज्यादा, मकबूल फिदा हुसैन से भी ज्यादा अगर पेंटिंग किसी की महंगी बिकी है तो वो तैयब मेहता की बिकी है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो तैयब मेहता आगे है, लेकिन अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा भी आर्ट के बारे में नॉलेज रखने वाले अगर इंसान से बात करेंगे, तो फर्स्ट नेम अगर वो कोई भी उठ के आता है तो मकबूल फिदा हुसैन। तो क्या कोई रोल नहीं था राजा रवि वर्मा का? क्या कोई रोल नहीं था अमृता शेरगिल का, भारती कला रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं था? बट हम कहीं एक अभी आर्टिकल पढ़ रहे थे मकबूल फिदा हुसैन का ही, मतलब आर्टिकल क्या था वो, जनरली पत्रकार के साथ एक कम्युनिकेशन था, तो उसमें पत्रकार ने शायद उनसे पूछा था, अभी हम एग्जैक्ट कोट भी कर देंगे उसको, कि आपकी पेंटिंग इतनी महंगी कैसे बिकी? तो वन टर्म ही यूज्ड कि भाग्य से मुझे कला के एजेंट बहुत अच्छे मिले। एजेंट इन हिंदी वर्ड्स दलाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो ये कहना पत्रकार से, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात की कि भाग्यवान था कि मुझे कला के जो एजेंट है वो बहुत अच्छे मिले, उन्होंने हमको इस लेवल तक पहुंचाया। तो अब एक चीज और आता है, हम क्रिटिसिज्म में आए, क्या कलाकार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एजेंट ही? आजकल जो आर्ट गैलरीज है, अगर हम जहांगीर आर्ट गैलरी छोड़ दें, लोगों का, हर एक कलाकार का ख्वाहिश होता है कि जिंदगी में एक बार जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना एग्जीबिशन कर ले। क्यों? क्योंकि वहां जेन्युइन आर्ट क्रिटिक्स मिल जाएंगे जो आपकी कला को अच्छे से, आपकी कलाकृतियों को इवेलुएट कर देंगे। पर ये जो गली गली में गैलरीज खुली है, हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और भी देते हैं कि जब भी हम कहीं दूर नहीं जाते, हम अपने आपस की ही बातचीत कर लेते हैं। तो आप एक चीज देखिए, जब भी हम आर्ट एग्जीबिशन करते हैं, ठीक है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आपको प्रसिद्धि दिलाने में। आपको क्या, किसी भी चीज को, चाहे आप मूवी के सेंस में भी ले लीजिए, अगर इस चीज को हम ले लें, तो बहुत बड़ा रोल होता है। आप आर्ट क्रिटिक को शायद कम सुनते हैं, और आज के टाइम में हर कोई क्रिटिक बन जाता है, हर कोई आलोचक बन के बैठा है। तो मीडिया के लिए एक विशेष मीडिया मैनेजर होता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है जो आपको पॉइंट रेटिंग देता है। लेकिन अभी आर्ट में क्या वैसी व्यवस्था है? छोटे शहरों की हम खास तौर बात करेंगे, जहांगीर आर्ट गैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध आर्ट गैलरीज की बात नहीं कर रहे हैं। इवन आप ये देख लीजिए, जो हमारा ललित कला एकेडमीज है, क्या वहां पे आर्ट क्रिटिक्स होते हैं जब आप एग्जिबिट करते हैं? नहीं है शायद, कि हैं? है मैम, होते हैं मैम। नहीं, कहाँ होते हैं? नहीं होते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई कलात्मक टिप्पणी ऐसी कोई क्रिटिक्स करे जहांगीर आर्ट, क्योंकि मुंबई गढ़ रहा है शुरू में भी। आप चाहे आप आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए, तो वहीं से सबसे बड़ा कलाकृतियों का जमावड़ा, और जितने भी नीलामी, ये सदबी और क्रिस्टीज सैफरन होता है, वो जितने भी नीलामी कंपनियां आती हैं, वो मुंबई को ही अपना बेस बना के करती। अब थोड़ा थोड़ा दिल्ली में करना शुरू करती, लेकिन किसी भी आर्ट गैलरीज में आर्ट क्रिटिक नहीं होता है। हम बड़े रीजन भी तो हो सकता है कि कोई चाहता ना हो,
कि कोई चाहता ना हो। तो एक चीज, वही तो हम सुनील एक चीज बताते कि हम लोग जब अपनी एग्जीबिशन करते हैं तो मीडिया क्या कहता है, आप पहले से अपने आर्ट के बारे में बता के बस लिख बस दो। बस बस अब तो हम लेकिन कर क्या रहे हैं? हाँ मैं सुनील बोलिए। मैम, मैंने जब लखनऊ में एग्जीबिशन लगाई थी तो हम्म वहां पे जो मीडिया है ना, उस टाइम पे 2009 के लगभग, वो हम्म स्वयं लिखते थे, वो इतना मैं भी उन पे इसका जरूरत एग्जांपल नहीं। दूंगी आपको। हाँ हाँ, ठीक है, तो वहाँ लेकिन अब आप फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ एकदम सही है कि हम उनको लिख के देते हैं, जो लाइन लिख के देखते हैं वो उसमें भी कटनी चटनी कर लेते हैं। कर लेते हैं और आपके बारे में बस 2 पॉइंट, उनको उससे मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो एक मैंने वो ये चीज मेरे, पॉजिटिव ही तो लिखेंगे मैम उसमें, तो जैसे आपकी आपने जो लिख कला, के दिया है वो हाँ तो पॉजिटिव ही तो ऑब्वियस लिखेंगे। है कि आप अपने लिए निगेटिव नहीं देंगे, लेकिन आपको ये शायद आपको पता हो, जिस हम टर्म्स की बात करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं आर्ट क्रिटिसिज्म की, क्योंकि हम सब डरते हैं कहीं ना कहीं, हम सबको ये अंदर से डर रहता है कि मीडिया में अगर हम जन संचार के माध्यम से अपनी कला को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस है हम कैटलॉग पे मुख्यमंत्री से एक संदेश लिखवाते हैं। और मुख्यमंत्री तो संदेश नहीं लिखता है, या कोई भी सभासद से या कोई भी राज्य मंत्री से हम लिखवाते, लिखते तो हम खुद ही है ना। उसके बाद उसको एज इट इज उसके सिग्नेचर के साथ ले आते हैं, यही करते हैं। क्या हम जेन्युइन रेडी हैं इस चीज के लिए कि हमारी कला का मूल्यांकन करें और उसको क्रिटिसिज्म बोथ साइड, नेगेटिव, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पॉजिटिव ही दिखेगा, उसमें नेगेटिविज्म भी होगा कि जहां आप नकारात्मक वैल्यू भी उसको, और उसको अडॉप्ट करना आज के टाइम में सबसे कठिन कार्य है कि अपने वैल्यूज को या अपने उसको, इसको कह लीजिए हम स्वांथा सुखाए हुए हैं, हम अपनी खुद ही कलाकृति बनाते हैं, 4 हमारे मित्र आते हैं, हम बस आपस में एक दूसरे की वाहवाही कर लेते हैं, और मीडिया का काम होता है वो क्विक आए, क्विक आपका तैयार है रेडीमेड, अगले दिन छप गया, हमने कटिंग काटी और उसको अच्छे से पेस्ट करके ताउम्र, और एक रिव्यू बुक लिखते हैं, एक रिव्यू डायरी रख देते हैं कि जो आए कुछ ना कुछ लिखे। तो क्या किसी ने देखा आज तक किसी ने उस पर कोई नेगेटिव कमेंट किया? क्योंकि जनरली उसमें से 90% जो आपका दर्शक होता है वो आर्ट की उतनी समझ रखता ही नहीं है। ठीक है, हम आप आ गए, देख लिए, अमेजिंग है। इवन सुनील के आर्ट के तो हम भी बहुत फैन हैं, सुनील का रियलिस्टिक वर्क नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो थैंक यू मैम। वो देखना तो ऑब्वियस है कि हम अच्छा ही अच्छा लिखेंगे, और कुछ तो दूसरा ये भी होता है अगर कुछ लगा भी तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा सर्कल जो है उस सर्कल में भी आकर के हम लिख के जाएंगे तो हमको मालूम है कि अगले दिन बहुत बड़ी अपने आप को पता नहीं कहा कि आर्टिस्ट बनती है। गलत नहीं कह रहे हैं, पचा पाना चीज को इतना, ये पचा पाना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमारी कंडीशनिंग ही वैसी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ आर्ट क्रिटिसिज्म, अच्छा हम एक सवाल आप लोगों से करते हैं, क्या आज से पहले, आज हम ये प्री पीएचडी के सिलेबस में ये द आर्ट क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन ऑफ आर्ट वर्क है, इससे पहले कभी 5 साल के सिलेबस में आपने कभी पढ़ा था? नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, कहीं नहीं है। और दिक्कत ये होती, इसलिए हम उसको अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, उसको हम स्वीकार ही नहीं सकते, हम उसको ग्राह्य ही नहीं कर पाएंगे कि अगर हमको ये कह दिया जाए, अगर किसी ने निगेटिव लिख दिया कहो तो सर फोड़ दे, हम अगली बार से हम तुमको बुलाएंगे ही नहीं अपने एग्जीबिशन में। यही तो करेंगे कि बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। मेरी आर्ट पे जहाँ 50 लोगों ने इतना पॉजिटिव कमेंट मूल्यांकन किया, ये आकर के लिख गई, समझती क्या खुद क्या आता है, यही जनरल वर्ड हो, क्योंकि हमारा उस तरह से ग्रूमिंग ही नहीं हुआ है, हमको ये पढ़ाया नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि आप इस टर्म से परिचित नहीं, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता है, पर हमको उसको तरीका नहीं पता है। आप याद करिएगा, आपके क्वेश्चन में जरूर आता है कि क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि पहाड़ी चित्रकला का एक क्वेश्चन मुझे याद है जो हम लोग के समय आया करता था कि पहाड़ी चित्रकला का मूल्यांकन करिए, कि पहाड़ी चित्रकला संगीत, काव्य और लय की छंदबद्ध योजना है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। आलोचना तो हम लोग कब तक खा चुके होते थे कि आलोचना क्या है, उससे तो हमें लेना देना नहीं, बस हमको जो मूल्यांकन और जो किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो प्रिस्क्राइब बुक है, हम उसी से दन आंसर अपना लिख के कंप्लीट। पर रिसर्च में इसकी इसलिए जरूरत है
कि आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक उठाएंगे अपने रिसर्च के लिए, तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो क्रिटिकल एनालिसिस हमारे यहाँ नया है, बहुत नया नहीं कहेंगे, नया है, लेकिन हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। मेंटली प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है, उसके पीछे भी हम रीजन बता सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा से अगर हम आर्ट एजुकेशन को देखें तो कहीं भी मुझे डाउट है, अगर कोई यहाँ पे सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में कितने लोग पढ़े, इसमें से जितने भी हैं, शिवा देवी या देवेंद्र, 2 ही 4 लोग तो दिख रहे हैं मुझे, 3 ही लोग दिख रहे हैं। हम पढ़े हुए प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो आपका बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड, आईसीएसई या सीबीएसई? यूपी बोर्ड। बात देखिए, प्राइवेट पैसे से प्राइवेट है, लेकिन यूपी बोर्ड का सिलेबस में मुझे भी अपना जब याद आता है तो पेपर जो है, शायद आज में पढ़ रहे तो ABCD करके बहुत सारे था, उसमें थ्योरी होती थी, पर हमारे स्कूल उसको अडॉप्ट नहीं करा होता था। वो हमारे सिलेबस में सिर्फ नेचर ड्राइंग, कंपोजिशन भी नहीं था, नेचर ड्राइंग और डिजाइन ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग, ये 3 हमको चूंकि शुरू में ही बोर्ड के एग्जाम में फॉर्म में भरा दिया जाता, तो क्वेश्चन पेपर शायद पलट के मैंने देखा था, उसमें पहाड़ी कला और ये सब था, पर था क्या, इसको बताने वाला nobody is there, इसको कोई बताने वाला था ही नहीं, ये क्या है। तो ठीक है, कला का मतलब हमने बेसिकली वही सीखा जो बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, जिसको कलर करते हुए आ रहे हैं, फूल पत्ती डिजाइनिंग, मतलब जब तक ये सेंस नहीं डेवलप हुआ था तो बिकम एन आर्टिस्ट, जब तक ये दिमाग में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब तक हमारे लिए कला क्या थी, जो मैडम ने कह दिया, जो सर ने कह दिया कि अब ये घड़ा बना के लाना है, ये मटका बना के लाना, हम उसी चीज को बना गए। तो हम इस चीज से अवेयर ही नहीं थे कि एक कोई आर्ट की थ्योरी है जिसको हम सबको जानना चाहिए। पर हाँ, विडंबना दूसरी ये है कि जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड है वो इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ाते हैं, पर उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है एग्जाम में। मैडम यूपी बोर्ड में तो आप 12th तक ले सकते हो ड्राइंग, नहीं 10th में ही, मतलब वो ऑप्शन में रहता है थ्योरी का जो है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट पेंटिंग को पर्पस मानते हैं। हम वही कह रहे थे कि ज्यादातर वो सिर्फ ज्यादातर स्कूलों में कोई ये पेन नहीं लेता है कि हम थ्योरी को पढ़ाएंगे या समझाएंगे। मुझे नहीं पता कि कितना चेंजेस आया है मेरे समय से, मुझे हाई स्कूल के हो गया होगा 24-25 साल, तो मुझे तो यही सिर्फ पता है कि एक पेपर उससे पहले बता दिया गया था कि आपको यही यही पढ़ना है, यही आपका प्रेस्क्राइब 3 प्रैक्टिकल तो टर्म ही नहीं यूज होता था कि एग्जाम में ये 3 चीजें आएंगी, आपको 3 फील्ड से ही बनाना है, मेमोरी और नेचर और डिजाइन ड्राइंग। वो तो पेपर पलटा तो पता चला कुछ थ्योरी नाम की चीज भी है, पर अवेयर नहीं थे। टोटल अवेयर हुए आकर हम आके ग्रेजुएशन में अवेयर हुए कि ठीक है, इसकी भी एक विस्तृत इतिहास है कला का जिसके बारे में जान। तो हमारे अंदर ये सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म या सेंस ऑफ आलोचनात्मक, शब्द में तो हमारे सवाल में तो ये आ गया, पर किया कैसे जाए। उसमें यूनिवर्सिटीज की भी हम बहुत दोष अपने टाइम को नहीं देंगे, अब तो दे सकते हैं। अपने टाइम को हम इसलिए दोष नहीं दे सकते कि ठीक है इतना संचार माध्यम, जो इंटरनेट का संचार माध्यम है, वो उतना डेवलपिंग स्टेज में था, स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ड्यूरिंग माय रिसर्च वर्क तब तक इंटरनेट का यूज टू हम हो चुके थे, और बहुत सारी चीजें जो मुझे कलाकृतियां बाहर की देखने को मिली वो थ्रू इंटरनेट। पर प्रोसेस वेरी स्लो, बड़े देर में फोटो डाउनलोड होते थे जिसको हम अभी कुछ देखना चाहते थे। अब तो आपके वन क्विक एंड टिप पे है कि जो भी आप चाहें, जिसके भी बारे में चाहें, 1 टिप पे आप उस चीज को देख सकते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हम बचपन से इसको डेवलप नहीं किए। हाँ, अभी हम कुछ मैं कोर्स आउटलाइन देख रही थी, विदेशों में बकायदा फ्रॉम 1st to 10th उनका एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, द आर्ट क्रिटिसिज्म और या एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क को बच्चे को बताया जाता है कि कैसे उसको। बड़ा एक विजुअल क्लिप हम देख रहे थे, उसमें बड़े अच्छे से मोनालिसा की पेंटिंग स्क्रीन पे थी,
और बच्चे को बोला गया कि आपको क्या देख रहे हो, क्या दिख रहा है। तो बच्चा अपने स्वभाव के अनुसार से उसने लेडी को देखने बजाय उसके पीछे जो नेचर हल्का सा उसको माउंटेन या हल्का सा जो शेड दिख रहा था वो उसको अडॉप्ट करके उसको बताना शुरू किया। एटलीस्ट वहां ये पद्धति डेवलप की गई है कि बच्चा खुद चीजों को एनालाइज करे, खुद देखे और उसके बाद उसके जो विचार आ रहे हो, क्योंकि देखिए हम एक चीज कहते हैं, जो बाल मन है वो शायद बहुत निश्चल होता है, वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में, उसको इससे मतलब नहीं कि क्या बुरा लगने वाला है, किसी को क्या अच्छा लगने वाला है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता, ये बस जस्ट अडॉप्टेड और उसको कंटिन्यू कर लेता है। फिर मैंने अभी ड्यूरिंग दिस जब इसको हम देख रहे कहीं शायद किसी यूनिवर्सिटी में एज अ सिलेबस हो, ये यूपी में तो कहीं नहीं एज अ सिलेबस ये कहीं इस्तेमाल हुआ हो, फिलहाल यूपी के सिलेबस में तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज जो मुझे देखने को मिली, अच्छा लगा, लेकिन कितना प्रयोग होता है, दैट इज कला समेकित शिक्षा। किस बोर्ड में शुरू है? हाँ, एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालयों में ये शुरू है। फ्रॉम 1st to 10th वो डेवलप करे कला समेकित, जिसको कहा गया है AIL, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब लर्निंग प्रोसेस है। इसके तहत उनको बकायदा कराया जाता है या नहीं कराया जाता उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सिलेबस में बकायदा उनको असाइनमेंट दिया जाता है कि किसी आर्ट वर्क को आप कैसे इवेलुएट करें, कैसे आप उसका मूल्यांकन करें, इसकी पूरी पद्धति उसमें दी गई है। तो ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है, उस पॉइंट पे आ जाए। इतना अभी तक जो कहा वो क्लियर हो गया है आप लोगों को? यस मैम। द चेंजेस, जो जिस तरह से सिनेरियो में जो चेंज हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैंने स्लाइड बनाया था पर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे इसको, तो मैं अपना स्लाइड खुद ही खोल के अब आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। कल जो हम करेंगे क्लास में काम, वो बेसिकली जो हमारा होगा वो ग्रेट आर्टिस्ट, कुछ ग्रेट आर्टिस्ट का हम पेंटिंग सेलेक्ट करके डिस्प्ले करेंगे और पार्टिसिपेटरी होगा वो मेरा कल का क्लास, जिसमें हम कुछ चीजें बताएंगे क्या आप अपने व्यू से देखिएगा, हम अपने व्यू से देखेंगे, और कहीं एक कॉमन एनालिसिस जो मूल्यांकन करेंगे वो वैल्यू उसके बेसिस पे करेंगे। तो हम आपको अपना पीपीटी खोल लेते हैं दूसरे जगह, क्योंकि अगर कल सपोर्ट किया तो इसको रिपीट कर देंगे। अब हमें कला को रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है कि अर्थ क्या है, अर्थ तो नॉर्मली सिनेरियो टाइम चेंज होता रहा है, तो लेकिन फिर भी जो हमने बनाया था वो हम आपको बता दें कि साधारणतः कला शब्द व्यवहारिक रूप में उन कलाओं से संबंधित माना जाता है जिनको द्राष्टिक, चाक्षुष या विजुअल कलाओं के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य। फिर कला शब्द भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल से प्रयोग तो हुआ है, परंतु आज के संदर्भ में नहीं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज का जो संदर्भ है वो बहुत प्रयोगवादी हो चुका है। कला का जो आज का कॉन्टेक्स्ट में हम ले तो कहीं भी वो आध्यात्मिक कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं। लेकिन हाँ, हम आज भी जब कोई भी आप लोग सब रिसर्च जब शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं से रूप भेदा प्रमाणानी को आप डालेंगे तो डालेंगे जरूर। कहीं भी जब आप डिफाइन करना शुरू करेंगे, बिना रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण योजना सादृश्य वर्णिका भंग के शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं डेप्थ में हमें बिठाया गया है कि भारतीय चित्रकला का ये सडंग आधारित है, पूरे भारतीय कला का मूल तत्व है। पर आज के समकालीन कला पे ये लागू नहीं होता, ये मेरा मानना है, क्योंकि जिसको हमने कह दिया कि अब बहुत कोई भी कलाकार पारंपरिक रूप से अपना जो परंपरागत चल रहा है, मूर्ति कला का आप देख लीजिए, जो नाट्य शास्त्र है या नृत्य कला है, वह आज भी गुरु शिष्य परंपरा में काम हो रहा है। वो उसी शास्त्रीय जो मूल्य है उनके, उनको ही अडॉप्ट करके चलते हैं। लेकिन चित्रकला के क्षेत्र में जो हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे ये काम नहीं हो सकता। इस सूत्र को हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में जिसको कह सकते हैं एक्शन पेंटिंग भी है, और टेक्सचर पे सबसे ज्यादा काम आजकल टेक्सचर पे हो रहा है, तरह तरह के टेक्सचर को लेके इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक हम आपको बहुत
नई चीज, जैसे ठीक है चित्रकला नई तो नहीं है, लेकिन चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य के बाद जो आर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है वो दैट इज इंस्टॉलेशन आर्ट एंड डिजिटल आर्ट। ठीक है, तो गोइंग थ्रू जब इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि इंस्टॉलेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो एक नाम आया बड़ा अच्छा सा, और एक हम आपको लिंक भी बाद में शेयर कर देंगे, देखिएगा, आपके शायद काम आ जाए आप लोगों के। तो उसमें डेमियन हर्ट्स एक आर्टिस्ट है, सर्च करिएगा, डेमियन हर्ट्स इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, क्यूरेटर भी है और अ सॉर्ट ऑफ क्रिटिक भी है। उनका जो इंस्टॉलेशन है वो इर्द गिर्द डेथ के है। अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पुराने कला का मूल्यांकन करें तो हमारे यहाँ मृत्यु को तो आखिरी सत्य माना गया है, लेकिन कभी भी पूरे जीवन भर आपको अगर आप पढ़े हो तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है नेगेटिव चीजों का किसी भी तरह का निरूपण घर में नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारी रंगोली हो, चाहे हमारे तीज त्योहार हो, सब कुछ हो, उसमें एक पॉजिटिविटी। कलर कॉम्बिनेशन भी आप देखिएगा तो सारा वाइब्रेंट होगा, कहीं भी डल कलर का, चाहे हमारे त्योहार को भी आप देखिए। रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए कहीं ना हर जगह आर्ट जो है वो जुड़ा हुआ है आपके सामाजिक जीवन से। तो जब हम समाज में हैं तो हमारे जो कल्चर है, कल्चर की प्रधानता, होली में ब्लैक नहीं, होली का मतलब ही है आपके लिए रेड येलो ग्रीन, रंगोली का मतलब है रेड येलो ग्रीन। लेकिन कितने हम आपको एक इसलिए भी इस चीज को कह रहे हैं कि कभी शायद आप लोग भी देखिएगा, कभी जजमेंट करने जाइएगा तो दो चीज बड़े, चूंकि हम अपने बच्चों को इन सब चीजों को नहीं बता रहे छोटे स्तर पे, ब्लैक कलर का रंगोली में बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं है बट इसको साइन ऑफ डार्कनेस माना गया है। वैसे भी अगर आप लोग कलर थ्योरी पढ़े होंगे तो दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट कलर, वो लाइट एंड शेड है। ठीक है, सही तो कह रहे हैं, फंडामेंटल सबको पता है, ये सही है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट को कभी भी कलर नहीं माना गया है, दे आर सिंबॉलिक है लाइट और डार्कनेस या शेड के। तो जो शेड की हम बात करें, शेड का मतलब ये छाया या अंधकार से कोरिलेट किया जाता है, इसलिए हमारे भारतीय शास्त्रों में आप कभी भी देखेंगे तो ब्लैक, और आजकल फैशन में है ब्लैक, किसी भी तीज त्योहार पे ब्लैक नहीं पहनना है, किसी चीज पे बड़ा पहले क्रिटिसाइज हो जाते थे, आप लोग को आलोचना, घर की बहुएं बहुत उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन इन दैट सेंस हो जाता था कि इनको तमीज नहीं है कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल धड़ल्ले से है, फैशन में है धड़ल्ले से। उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, मुझे जो लगता है अपना व्यक्तिगत विचार इसलिए दे रहे हैं इसमें क्योंकि जब भी आप आर्ट का कोई भी अब रिसर्च करेंगे वहां आपको जो लिखा हुआ है, जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो लोगों ने रिसर्च किया किसी चीज पे, उसके अलग हटके एक था। क्योंकि कल हम पिकासो की एक पेंटिंग लेंगे, हमने सुना होगा अविन्यो की स्त्रियां, डेमाइसल डी अविग्नन, सुना होगा सबने, अविन्यो की स्त्रियां पिकासो की। यस मैम। डिस्कस कर लें इसमें, फिर कल तो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे उसको, नहीं तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो भी जिस रॉ में चल रहा है उसी में हम बात कर लें। तो अविन्यो की स्त्रियां को अगर हम, आप लोगों ने देखा है पेंटिंग, आप लोग के लिए तो वन टिप वन क्लिक पे है। हमारे समय में वो जब पेंटिंग देखे तो किताब के पीछे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करती थी, बहुत सेंस नहीं आता था। और एट दैट टाइम हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब वी आर इन एमए इन 1998, तब जब हम पढ़ा करते थे तो मुझे लगता था क्या बनाया, क्योंकि हमारा जो देखने का पर्सपेक्टिव था वो बड़ा ही फिगरेटिव, प्रपोर्शनेट, जो हम लोग को सिखाया जाता है। आखिर ग्रेजुएशन में हम लोग सिखाते क्या है, बच्चों को प्रपोर्शनेट कंपोजिशन ही तो सिखाते हैं। और उससे अलग हट के जब हम एमए में आके उसको देख रहे थे, क्यूबिज्म को पढ़ना शुरू किया, तो ये द अविन्यो की स्त्रियां, जिसको डेमाइसल डी अविग्नन उनका जो ओरिजिनल नेम है, उस पेंटिंग के बारे में अभी कौन बोला, शिवा देवी बोली है, कौन बोला है कि देखा है? हम कुछ ऐसा यस मैम, मैंने बोला। सालवी बोली मैम। हाँ यस मैम, सालवी ने बोला है।
तो ठीक है, नाम तो इसमें कुछ शिवा देवी अवस्थी दिख रहा है, तो जो भी है, तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताएंगी, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है क्रिटिकली इवेल्युएशन करना किसी आर्ट का, क्योंकि वहां हम कुछ ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको क्या उसके बारे में पता है। मैम मुझे जितना पता है, जैसा कि आपने बताया कि पिकासो जी ने उसे बनाया है, और वो क्यूबिज्म की सबसे पहली पेंटिंग मानी जाती है। और क्योंकि पिकासो जो अफ्रीकन मास्क होते थे उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो उसका भी प्रभाव हमें उस पेंटिंग में दिखता है, और ज्योमेट्रिकल शेप्स का भी यूज हमें उसमें दिखाई पड़ता है एक तरीके से। हाँ ठीक है, ये तो आपका एक चीज था। अब हम चूंकि देखिए, पहले हम बता दें कि हाउ टू क्रिटिसाइज, उसके लिए 4 फंडामेंटल रूल्स क्या है वो बता दें, कोई बताएगा? जी मैम। चलिए, तो पहले हम ये बता दें, फिर हम इस पे आएंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ हम ऐड ऑन करेंगे, और कल जो कुछ पेंटिंग्स शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और कल आई थिंक ये पीपीटी सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं इसी पे कर दूंगी, क्योंकि मेरे मोबाइल पे तो बना हुआ है और लैपटॉप पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कल इसी पे हम बनाएंगे। तो हम आपको 4 वो जो बिंदु हैं जिसके बेस पे हम किसी कला को एनालाइज करते हैं, वो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। वो है किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करने के लिए 1972 में जॉर्जिया के एक फिलोसफर है, उन्होंने डेवलप किया है, उनका नाम मैं बता दूंगी आपको क्या नाम था, लेकिन उन्होंने 4 स्टेप 1917 आवाज कट रही है आपकी, ये कौन? 1917 नहीं, नॉट इन 1970, एक मिनट में आपको, ये आवाज आपकी कट रही है, जो भी बोल रहे हैं भैया, तो आप उसको रोक दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट कि हाँ, 1970 में जॉर्जिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एडमंड फील्डमैन, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया हुआ है 4 चरण, उन्होंने किसी भी कलाकृति के मूल्यांकन के 4 चरण बताए हैं। पहला है जो चरण है वो डिस्क्राइब, ठीक है, कि आप उसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे, ये चारों चरणों को लिख लीजिए। नाम लिख लिया आप लोगों ने? नाम लिख लिया या दिमाग में रखे? लिखना क्या है, आप लोग बच्चे नहीं हैं कोई भी, मेरी तरह ही जानकार है हर चीज के। तो जो प्रोफेसर है वो एडमंड फील्डमैन है। उन्होंने किसी भी जो भी आपको कलाकृति का मूल्यांकन करने जा रहे हैं या किसी कलाकृति के बारे में इवेलुएट करने जा रहे हैं, तो उसके उन्होंने 4 चरण डेवलप किए हुए हैं। जो है पहला है डिस्क्राइब, कि फर्स्ट आपको उस पेंटिंग को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा वो हम बता देंगे, मतलब उसका आप एक मिनट से लगे, सॉरी मैं थोड़ा पानी पी लूं। पहला है डिस्क्राइब, दूसरा है एनालाइज, और तीसरा है इंटरप्रिटेशन, चौथा है इवेलुएशन। ये 4 चरण है किसी भी कलाकृति के मूल्यांकन के लिए, जो आवश्यक 4 नियम कह लीजिए या 4 स्टेप कह लीजिए, वो ये हैं आपके डिस्क्राइब, एनालाइज एंड, एक मिनट मैं और आपको डिटेल में चली जाऊं। हाँ ठीक है, डिस्क्राइब माने किसी चीज को, कोई पेंटिंग आप देखते हैं तो उसको विवरण, उसका विवरण कैसे देंगे। फिर दूसरा है एनालाइज, या उसका विश्लेषण फिर आपको करना होगा, जो चीज आप देख रहे हैं, जो भी कृति देख रहे हैं उसका विश्लेषण होगा। उसके बाद आप उसकी व्याख्या करेंगे, और उसके बाद किसी निर्णय पे या किसी मूल्यांकन पे आप पहुंचेंगे। तो जो हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि आप केवल पेंटिंग को पहले ध्यान से देखिए। जो ये फील्ड्समैन की थ्योरी है वो ये कहती है कि आप किसी गैलरी में अगर जाते हैं या किसी पेंटिंग को यू आर रेडी टू इवेलुएट,
तो उसके लिए सबसे पहला है चरण जो है, उन्होंने कहा डिस्क्राइब। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पेंटिंग को आपको ध्यान से देखना है। आप उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद उसका वर्गीकरण करिए। वर्गीकरण कैसे करेंगे, उसमें यह है कि आप जिस पेंटिंग को देख रहे हैं वो आपको उसमें लिखना है, वो पहले पता करना है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, किस साल में बनाई गई है, किस सन में बनाई गई है। इसके बारे में आपको पहले सबसे डिस्क्रिप्शन जो आपको देना है वो ये देना है कि आप जिस पेंटिंग के बारे में लिख रहे हैं वो कितनी पुरानी है। दूसरा, फिर उसके साइज पे आते हैं कि उसका अनुपात, आकार और उसका साइज क्या है। सेकंड पॉइंट वही, ये डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है। इसके बाद आप उस चित्र में को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो लैंडस्केप है, कि वो पोर्ट्रेट है, कि वो कंपोजिशन है, ठीक है। ये 3 बिंदु आप उसको देखते हैं। उसके बाद फिर आपको चौथा पॉइंट देखना है उसमें डिस्क्रिप्शन के तहत कि चित्रकार ने जो चित्र बनाया है, वहां पे आ जाता है आपका आर्ट फंडामेंटल, जो कला के हमने 6 पढ़ा है, अब 8 हो गए फंडामेंटल। उसमें है लाइन, कलर, फॉर्म, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस। तो जब उसमें ये देखना है कि किस तरह से किसी भी कलाकार ने स्पेस का अपने जो भी कृति है उसमें किस तरह से उसका यूज किया है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया है। तो आपको ये देखना है कि उसने स्पेस का निरूपण कैसे किया है, किस तरह से उसने अपने कलाकृति को उस कैनवस पे डिवाइड किया है, किस तरह से उसको स्थापित किया है। इसके बारे में गहन चिंतन आपको करना है। उसके बाद 5वां बिंदु आपको देखना है कलाकार ने किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया, क्या कोई खास पर्टिकुलर रंग उस चित्र में, अगर 2-3 चित्र हैं तो किसी एक रंग का वो बार बार प्रयोग किया है, तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देखना है, देना है। फिर देखना है कि उसने जितने भी फॉर्म्स को अरेंज किया, जितने भी आकार को अरेंज किया है, वो सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखिए जो बात हम कर रहे हैं, जो हम लोग को फंडामेंटल पढ़ाया जाता है आर्ट का, वो आर्ट इवेल्युएशन के लिए पढ़ाया जाता है। जनरली हम लोग को थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन जो हमने सिलेबस देखा है बाहरी यूनिवर्सिटीज का, वो आर्ट इवेल्युएशन के लिए फंडामेंटल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये है कि जो भी आकार बनाया गया उसमें ये देखना है कि वो किस क्रम में है, रिदम में है, ऊपर नीचे है, आगे पीछे, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, किस तरह से, इसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन देना है। फिर आपको उसमें ध्यान रखना है कि कलाकार का किस मूड से बनाया है, ठीक है। तो मूड के बारे में तो आप जानकारी पर्टिकुलर जब कलाकार का इंटरव्यू लेंगे तभी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है परसीव, आप क्या परसीव कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम कल बात करेंगे अगर पुराने चित्रों की, तो ऑब्वियस है कि हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उसको को रिलेट करके मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस पिकासो की इस पेंटिंग को देख के गया। वो भी इसलिए गया क्योंकि रिसेंट टाइम में जो पैंडेमिक और ये सब हुआ है, उसके पीछे क्या स्थिति रही, उसके बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो इवेल्युएशन का क्रम है उसमें एक ये चीज आ गया कि आपको जो आकार दिखाए गए हैं वो आकार किस तरह से योजनाबद्ध है या नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि क्या आपको लगता है कि कलाकार ने किसी पारंपरिक प्रतीक का सहारा लिया है या कहीं भी किसी देश के प्रतीक का इस्तेमाल किया है। जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल एक फैशन हो गया है, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा ना कि इंटरनेट पे वन टिप पे आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो कहीं के भी आर्ट फॉर्म, जैसे हमारे इंडिया में आप देखिए आजकल निग्रो आर्ट फॉर्म, जो साउथ अफ्रीकन आर्ट फॉर्म है, नॉट फॉर द आर्टिस्ट पर इन जनरल क्राफ्ट के फील्ड में वो बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो निग्रो लेडीज के पोस्चर्स हैं, ब्लैक बिल्कुल, और टोकरी ले जाते हो, आप देखेंगे हर जगह जितने भी शॉप्स पे, इंटीरियर के जितने शॉप्स हैं, वहां आपको ये कॉमनली दिख जाएगा। पहले एक समय होता था राजस्थानी रेत में बैठी हुई जो राजस्थानी लड़की होती थी उसकी पेंटिंग घर में अमूमन हर घर में होता था, पीछे ऊंट और ये गाड़ी, ये देखने को, क्योंकि हर कोई बहुत बड़े बड़े नामी आर्टिस्ट का पेंटिंग नहीं लगा सकता, और बहुत बड़े दिग्गज लोगों के पास ही ये आर्टिस्टों की ये सारी चीजें होती हैं। पर इंटरेस्ट तो हर कॉमन मैन का है। और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज जो रेवोल्यूशन, आप इसको रेवोल्यूशन ही मान लीजिए, अभी तक घरों को अलंकरण
अलंकृत करने का एक तरीका था, जो अगर कहीं हमारी इंडियन आर्ट फॉर्म बची है तो मेरा मानना है अपना कि वो लोक कलाओं में, चाहे वो ब्रिटिशर्स का टाइम हो या कभी रहा, लोक कलाओं में ही जीवित थी सबसे ज्यादा। वो वैसे ही प्रबली आई है। नाउ अडेज उसको लोक कला को बहुत बड़ा उछाल मिला है, और बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी रहा है, और उससे भी ज्यादा बड़ा रोल मैं मानती हूँ जितने हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उससे डेवलप हुआ है। जैसे आप मधुबनी की भी अगर आप हिस्ट्री देखिए, अगर मधुबनी आर्ट फॉर्म की भी हिस्ट्री देखिए, तो आपको ये पता चल जाता है कि मधुबनी भी जो डेवलप हुआ है किसी टूरिस्ट के थ्रू ही। फ्रांस का कोई टूरिस्ट था, आज भी हमको याद है, आई वाज इन क्लास 9th एट दैट टाइम, न्यूज में आया था। उस वक्त जो लेडी थी उनका नाम गंगा देवी या क्या, सीता देवी या गंगा देवी थी, उन्हीं का एक इंटरव्यू चल रहा था जहाँ पे फ्रांस का कोई आर्टिस्ट आया था, आर्टिस्ट नहीं टूरिस्ट ही था, तो उसने छोटे से कार्टून की वो कृति बना के लेके गया, और मीडिया में फिर एकदम से विस्फोट हुआ कि एट दैट टाइम ही स्पेंड 80,000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर 10 कार्ड्स उसने बनाया था पेपर पे, क्योंकि उनका पेपर पे बनाने का आदत नहीं था, वो जनरली वो लोग वॉल पे ही बनाती थी। तो वहां से जो आप इसको कह लीजिए पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, अब तो बहुत कलाकृतियों की उसकी समझ, जिसको हमारे भारत में गंवारू कला और पिछड़ी हुई कला के नाम से जाना जाता था। आज आप कोई भी ट्रेंड, कोई भी ड्रेस, कोई भी फैशन में देख लीजिए, कोई भी इंटीरियर में देख लीजिए, सबके घर में आपको मधुबनी, वारली और ये सब दिखेगा। और हमारे स्टूडेंट्स को भी अगर आप पढ़ाते होंगे तो देखिए उनको एक सिंपलेस्ट तरीका लगता है कि अपने आर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं अगर आप वो कुछ एड ऑन भी कर रहे हैं तो वहीं से इंस्पायर होके बहुत जल्दी कह देते हैं कि ठीक है लोक कला बना लेते हैं, क्योंकि उनको वो लगता है कि बड़ा इजी है, लेकिन बनाते समय उनको पता चल जाता है कि वो इतना इजी नहीं, क्योंकि उनकी एकदम सहज प्रवृत्ति से निकला हुआ, सहज मन से निकला हुआ उनकी वो आर्ट फॉर्म्स होते थे। तो उनकी चूंकि हैबिट में नहीं था। और अभी रिसेंट भूरी बाई का भी आप लोगों ने नाम सुन लिया होगा, है ना? नहीं सुना? एक्चुअली क्या है कि वुमेन्स डे है ना, तो हम महिला लोग आज अवार्ड तो मिला है उन्हें, आज नहीं भूरी बाई राणा। हाँ, भूरी देवी ना, सॉरी, भूरी देवी भील आदिवासी महिला है, और जो मतलब फोक आर्ट करती हैं, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इस बार भूरी देवी को। और वो पिथौरा पेंटिंग जो आदिवासियों की कला है, जिसमें फोक आर्ट जो भी है, फोक आर्ट है। पिथौरा मध्य प्रदेश का एक भील जाति की कला है, जिसको चूंकि अब ये पिथौरा पेंटिंग बहुत जल्दी इन होने वाला है, फेमस बहुत ही जल्दी फेमस होगा। हाँ मैम, हमारे यहाँ लखीमपुर में, हमारे यहाँ लखीमपुर में थारू जनजाति है जिसकी कला में और क्राफ्ट वर्क में योगदान के लिए, हाँ थारू का भी है। इवन आपका गोंड पेंटिंग इस वक्त बहुत इन है, और आने वाले समय में पिथौरा पेंटिंग भी बहुत इन होने वाली है, क्योंकि भूरी बाई उनका भी आप अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि उनको जो पद्म भूषण किया उसके पीछे, हाँ, लेकिन आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक ग्रेट आर्टिस्ट का रोल जरूर होगा। तो भोपाल कला भवन, फोक लोक कला भवन का निर्माण चल रहा था, वहां पे भूरी देवी को जे स्वामीनाथन अब तो नहीं रहे, तो उन्होंने उनको जबरदस्ती, वो बना रही होंगे अपने घर के आर्ट के लिए, तो उन्होंने उस कलाकृति को पूरा भूरी देवी को ही कहा कि वो बनाने के लिए। तो वो बताती है अपनी लाइफ में कि कभी ब्रश नहीं छुआ था, कभी रंग नहीं छुआ था, जनरली वो गेरू और मिट्टी से कलर से बनाने का काम करती थी। तो वहां पे उनको जब ये सब दिया गया तो कई बार मैं छोड़ के भाग जाती थी, मुझसे नहीं होता था, लेकिन वो उनको गुरु मानती है कि उन्हीं की प्रेरणा से फिर उन्होंने पेपर पे काम करना शुरू किया, कलर ब्रश पकड़ना सीखा, और फिर एक पूरी वॉल वहां की भोपाल कला, जो भोपाल लोक कला भवन बन रहा है, वहां पे उन्होंने पेंटिंग करी। तो इस वजह से वो फेम में आई। तो कहने का मतलब ये है कि अब बहुत जल्दी ये भी कई मॉडर्न आर्टिस्ट उसको भी अपना कहीं ना कहीं से वो मोटिव, जिसको हमने कहा अभी डिस्क्रिप्शन में, कि आपको ये भी देखना है कि उस कलाकार ने जो भी कलाकृति बनाई उसमें
किसी तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। वो हो सकता है उसके देश का हो या उसके परिवेश का हो या कहीं बाहर से अडॉप्ट, क्योंकि आप अगर पिकासो को भी पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं उसकी कला पे, जैसे आपने कहा, निग्रो आर्ट का प्रभाव पड़ता है। और कई जगह आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि पूर्वी कला से, पूर्वी कला मीन्स कहीं ना कहीं भारतीय रेखांकन से भी वो प्रभावित था। अगर आप बहुत डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको ये पता चलेगा। फिर आता है कि जब आप डिस्क्राइब कर रही हैं किसी पेंटिंग को तो उसमें आपको ये देखना होगा कि उसका ब्रश वर्क मीन्स किस तरह से तूलिकाओं का इस्तेमाल किया है। तूलिका क्या बिल्कुल रफ चली है, स्ट्रोक्स में है, पैचेस है, स्मूथ है या लाइन में है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी देना पड़ेगा। किस तरह से उसने ब्रश का इस्तेमाल किया है या टेक्सचर दिया है, इसके बारे में भी आपको डिफरेंट विधा को देखना पड़ेगा कि कैसे काम किया है। फिर आपको देखना है कि कैनवस पे जो पेंट लगाया गया है, अगर कलरफुल है तो पतला लगाया या मोटा लगाया है, या कुछ नया उसमें एडवांसमेंट। आजकल एक और टेक्निक अल्कोहल पेंटिंग चली है, सुना है? एक नया फॉर्म आ रहा है कलर के दुनिया में। एक्रेलिक तो था और बड़ा अच्छा सा अभी आ गया है एक अल्कोहल पेंट। उसको ब्लो करके, मतलब जिसको कह सकते हैं ना, जो दोज इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्शन पेंटिंग, जैक्सन पोलॉक के उसके या टेक्सचर में जो काम करना चाहते हैं, फ्लुएंसी बड़ी अच्छी है। ब्लो करके उस अल्कोहल को वो बाद में उड़ जाता है स्प्रिट टाइप का, तो उसका नाम ही है अल्कोहल पेंट। आने वाले समय में बहुत यूज होगा, इन होगा, क्योंकि ऑयल को लोगों ने इसलिए छोड़ा क्योंकि एक्रेलिक वो माध्यम था जो क्विक सूखता था और आपका शाइनिंग पूरा प्रॉपर दे रहा है और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज्यादा थी। तो आने वाले समय में एडवांसमेंट जितना तरक्की कर रहा है उतना पेंट के फील्ड में भी होता जाएगा और हम लोग उसको भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब आप ये देख लीजिए उसके ब्रश का काम कैसा है, फिर आपको ये देखना होता है कि वो अपनी पेंटिंग में किसी स्टोरी इन द डेट सेंस कि किस चीज से वो इंस्पायर्ड होके काम किया है। ठीक है, हर कलाकृति को बनाने के पीछे एक इंस्पिरेशन होता ही है। वो इंस्पिरेशन आपका हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, आपको मूड आ रहा हो कुछ बनाने का, आपने बना दिया। हो सकता है कि आप करंट सिनारियो से, जैसे बहुत से जो बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट होंगे, अभी जो युद्ध चल रहा है, युद्ध की विभीषिका जो चल रही है, उससे इंस्पायर्ड होकर के कुछ बनाएंगे, जिसमें कि मैं एक दो पेंटिंग का नाम ले लूं जो मेरी पर्सनल पसंद रही है ड्यूरिंग स्टडी टाइम। एक सिरेकोस की पेंटिंग है, चीख की प्रतिध्वनि, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विरुद्ध पूरे लाशों के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा है और उसकी प्रतिध्वनि दिखाने के लिए उन्होंने एक चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा रोता हुआ चेहरा बनाया हुआ। वो कहीं मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि इन वन सेंस वो पूरी युद्ध, वो तो बहुत बाद में हिस्ट्री में हम जाने के दीज आर अफेक्टेड फ्रॉम वर्ल्ड वार, कि ये आर्टिस्ट वो थे जो वर्ल्ड वार की विभीषिका से घबरा के उसको डिपिक्ट किए थे। तो ऐसे बहुत से आप आर्ट, इनका भी पाब्लो पिकासो को भी देखेंगे, अगर वो टाइम पीरियड आप देखेंगी जिस टाइम में इन लोगों की कलाकृतियों की रचना हुई है, वो पूरा टाइम वही था, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड का। और एक बहुत मजेदार, मुझे नहीं पता कि कितने लोग, मुझे थोड़ा सा आर्ट हिस्ट्री में इसलिए भी इंटरेस्ट आता है कि कहीं ना कहीं लिटरेचर, साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है कला, किसी भी आर्ट जिसको कहते हैं वाद को आगे बढ़ाने में। अगर आप कोई भी अब तो वो माहौल नहीं रहा, लेकिन आप अगर पुराने समय में देखें तो चाय पे चर्चा, एक जो आप कॉमन पॉलिटिक्स चर्चा है, मतलब राजनीतिक चर्चा चाय पे होती है, वैसे कभी जमावड़ा बैठा, आप चाहे पिकासो की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो वही होता है। कहीं एक समय शाम को साहित्यकार और कलाकार मिल करके उस समय की जो राजनीतिक उथल पुथल है, जो सामाजिक मूल्यों का विघटन है, उसके ऊपर चर्चा करके फिर वो पेंटिंग बनाते थे। वर्ड्सवर्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कीट्स सुना होगा। अगर लिटरेचर में, चूंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है लिटरेचर भी, तो मुझे आर्ट में इंटरेस्ट भी ड्यू टू लिटरेचर आया है कि वर्ड्सवर्थ की इमेजिनरी पोएट्रीज जो होती थी, वो बाद में मुझे पता चला कि वो भी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसका
प्रादुर्भाव उसमें जो इमेजिनेटिव दुनिया में वो इसलिए चला गया क्योंकि रियलिटी उसको बहुत खतरनाक दिख रही थी। तो वो सब कुछ इमेजिनेशन में, कॉलरिज की पोएट्री पढ़ा करते थे तो उसमें भी जॉन कीट्स की भी। लेकिन हाँ, उन सब चीजों का एक चीज आप देखेंगे, पोएट्री का जो एक एंड होता था, दैट इज नॉट पॉजिटिव, कभी भी वो सकारात्मक नहीं रहा है। चूंकि वो अब मुझे समझ में आता है कि जो वर्ल्ड वार की विभीषिका रही होगी उसी का उनका इम्पैक्ट आता है कि वो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में बहुत, और 12th अगर किसी के पास इंग्लिश रही होगी तो सबने वर्ड्सवर्थ की लूसी तो पढ़ी होगी। अगर इंग्लिश रही होगी किसी के पास तो लूसी पोएम ऐसे एक बच्चे का डेवलपमेंट है, वो कलाकार अपने हिसाब से करता है कि वो इतनी मॉडेस्ट होगी, इतनी खूबसूरत होगी। पढ़ा है ना, बहुत खूबसूरत पोएम है और मुझे शायद आज तक 20-22 साल हो रहे हैं वो मेरे दिमाग में कहीं छपा हुआ है। और मैम तो उसका तो और दूसरी कविताओं में, दूसरी भाषाओं के लिटरेचर में उदाहरण के तौर पर उसका इस्तेमाल बिल्कुल दिया जाता है क्योंकि वो इमेजिनेट, जो उसकी इमेजिनेट, बाद में मुझे ये बहुत साल बाद पता चला कि वो दैट वाज नॉट हर ओन चाइल्ड, वो उसकी इमेजिनेटिव चाइल्ड थी और वो सिर्फ इसलिए वो इमेजिनेशन उसका क्रिएट किया था क्योंकि जो वर्ल्ड वार की विभीषिका थी उसमें जिस तरह से सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो महिला या बच्चा सफर करता है सबसे ज्यादा। तो उस वर्ल्ड वार का ही उसका असर था कि वो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज को अगर आप पढ़ेंगी तो कोलरिज का भी ये था कि वो ज्यादातर अफीम, भांग की दुनिया में रहता था और फिर पोएट्री लिखता था। उसकी सारी, उसकी मैक्सिमम पोएट्री अधूरी है जब तक वो होश में नहीं रहता था तब तक लिखता था। तो ये एक था कि आप इसको कह सकते हैं, उसी का असर आप कलाकारों को भी देखेंगे कि सामाजिक उस चीज से उनका दूरी। आप वैन गॉग को पढ़ लीजिए, वैन गॉग की भी आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ते तो उनका क्या था, सामाजिक मूल्यों से हटकर वो से प्रकाश छाया उसी की तरफ दौड़ लगा के अल्टीमेटली पागल के स्टेज पे जाकर के उसका स्टेरी नाइट, तब नहीं समझ में आता था लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से उसका डिपिक्शन, क्योंकि जब तक आप किसी कलाकार के सामाजिक बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे तो आप किसी भी कलाकृति का सटीक मूल्यांकन नहीं कर सकते। जो उसके स्टेरी नाइट है, सबने देखा होगा, वो पहले मुझे लगता था क्या बनाया कि ऐसे डॉट डॉट वो ने पेंटिंग करा है या कुछ भी ऐसे गोला गोला रख दिया है, लेकिन आप जब डेप्थ में आप उसको जाके देखेंगे और बार बार देखिए तो अपने आप अपनी तरफ खींचता है और मजबूर करता है कि आप उस हिस्ट्री को जानिए, उस इतिहास को जानिए कि किस दशा में, किस कंडीशन में उसने इस चित्रों की रचना करी थी। तो जो मेरा ये डिस्क्रिप्शन है कि जब आप किसी भी आर्ट को इवेलुएट करते हैं तो उसके पीछे जो तीसरा चीज है कि डिस्क्रिप्शन में वो इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है, वो इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है, उसके बारे में आपको ऑब्वियस है आप पहले कलाकार से पूछें, कई बार वो हाइड भी करेगा, तो कलाकार का आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। कलाकार का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उसका जो सामाजिक बैकग्राउंड है, हमेशा कलाकार अपने सामाजिक स्थिति से इंस्पायर्ड होता, कहीं ना कहीं एक फुट आप उसमें देखेंगे ही। अगर वो गांव के परिवेश का है तो उसके पेंटिंग में चाहे कितना भी मॉडर्निज्म करे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा, वो उसमें से नहीं जा सकता। तो कहने का है कि जब आप डिस्क्राइब करें तो उसमें ये भी देखें क्या किसी तरह के सिंबॉलिक अर्थों को कहीं से उठाया है, क्या प्रतीकात्मक अंकन किया है। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है कि वो क्या आज के आधुनिक टेक्निक्स, मिश्रित मीडिया या कुछ डिजिटल टच दिया है या इम्पेस्टो या टेक्सचर या ड्राई ब्रश, ब्लो, किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया, इस टेक्निक को भी हमें डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद देखना होगा जो उसके पेंटिंग का फ्लो है, उसका पेंट लगाने का फ्लो है वो कैसा है, अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है या बिल्कुल वेग सा है, मतलब रफ ऐसे ही लगाए। इस चीज को भी हमको डिस्क्रिप्शन में एनालाइज करना पड़ेगा कि इसको हमें देखना होगा कि किस तरह से उसके रंगों की दिशा और उसका प्रवाह किधर जा रहा है, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन जब किसी भी आर्ट को इवेलुएट करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे। इसके बाद आता है कि उस, मैंने जो भी पहले कहा कि किस मनोदशा में उसने उस चित्र की रचना करी। कल सुनील, हम आपकी एक पेंटिंग जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो पोटली वाली, आई होप कि कल आप उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे। क्या था जो हम ये डिस्क्रिप्शन का जो हम ये पार्ट दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है हमारे पास जो ऑलरेडी लिखा पढ़ा है हम उसको तो लेंगे,
करंट हम एक ऐसे अपने यूपी का मेरी पसंद है वो प्रोफेसर एस प्रणाम सिंह का आप लोगों ने नाम सुना है, बनारस के। पता नहीं क्यों उनकी पेंटिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। बार बार मैं कितनी बार देखूं, और वो भी इंस्पिरेशन का आपको हम ये बता दें, तब तक तो मैं बहुत नहीं जानती थी। ड्यूरिंग एमएस, चूंकि अगर इस तरह की व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है, हमारे कॉलेजेस में नहीं है, एकेडमी आल्दो अप्रोच बहुत कर रही है, यूपी की ये ललित कला एकेडमी बहुत काम कर रही है, पर एक चीज था जो हमारे समय बाय चांस हो गया था। एट दैट टाइम आई वाज इन एमए प्रीवियस 97 की बात है। एकेडमी ने हमारे यहाँ हॉल में अपनी सेलेक्टेड पेंटिंग्स 15-20 की एग्जीबिशन की थी, 3 दिन 4 दिन। नहीं जानते थे क्योंकि जो थ्योरी है वो आपका के.एस. कुलकर्णी और इन लोग तक जाके खत्म हो जाता था, करंट कौन क्या कर रहा है नहीं मालूम होता था। तो एज आई एंटर्ड इन हॉल, सबसे पहले 25-30 पेंटिंग रहे, मुझे कुछ नहीं याद। आज भी मेरे दिमाग में प्रणाम सिंह की हम नेट पे सर्च करते रह गए, शायद वो पेंटिंग मुझे दिख जाए, उस तरह की बहुत सारी, लेकिन वो पेंटिंग नहीं है। वो एक याचना विधवा की पेंटिंग थी, जो क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ बाल विवाह शुरू में रहा है, और विधवाओं को स्पेशली काशी में एक जगह स्थान है जहां आके वो अपने मोक्ष के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। पर उनकी क्या ये सब कहानी मुझे कुछ नहीं पता थी, पर जो पेंटिंग में याचक की भावना है, मतलब आज भी वो थ्रिलिंग है। आंख जिसको कहते हैं ना कट्रैक्ट हो गया हो, मोतियाबिंद सा, उसमें पनीली सी आंखें, और हाथ आगे करती हुई, बस इतना ही है, वो हाथ आगे किए हुए पैसे की गुहार करती हुई है। पर जो आंख है वो आज भी अगर मैं बोल रही हूँ तो उस वक्त मेरे सामने पिक्चराइज हो रहा है। आई डोंट नो कौन सी टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीजें करते हैं, नहीं मालूम, लेकिन जो भाव था, बहुत लेटर आन जाके कुछ जब हम रिसर्च के थ्रू पढ़ रहे थे, ये सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना शुरू किए, तब मुझे पता चला कि वो पेंटिंग प्रणाम सिंह ने, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज से इंस्पायर हुए थे, लेकिन अगर मुझे अभी व्याख्या करने कहा जाए, उसका मूल्यांकन करने के लिए जा, तो जो सामाजिक परिवेश बाल विधवाओं का रहा है, और पूरे जीवन पर्यंत एक सन्यासी के तौर पे वो याचना और भिक्षा पे अपनी जिंदगी बिता देती, तो उनके अंतर मन की जो पीड़ा है उसकी आंखों में, तो वहां कलाकार एकदम उनकी बहुत सारी पेंटिंग देखी, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में जो वो पेंटिंग प्रोफेसर प्रणाम सिंह की पेंटिंग है, वो छपी हुई है, जिसको कहते हैं ना एकदम सील्ड है कि वो हटती नहीं है। हम बहुत बार कोशिश किए कि कल आज भी ये लेने से पहले हम ये था कि जब हम आर्ट इवेल्युएशन किसी आर्ट वर्क का करेंगे, तो हम चाहेंगे कि ठीक है, बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट, ये हिमसेल्फ बहुत नामी गिरामी है, लेकिन शायद हम यूपी में इनको हमारा स्टूडेंट्स लॉबी नहीं जानता, लेटर ऑन हम जानेंगे, क्योंकि वो कभी ऐसा कोई वाद विवाद टाइप का मीडिया का, जिसको कहते हैं ना, इस्तेमाल अपने आप को पॉपुलैरिटी के लिए नहीं किया है। प्रकृति से बहुत संत टाइप का उनका फीचर ही देखेंगे, तो अगर देखा है किसी ने उनको, रूबरू भी हम हुए, और आई वॉज ब्लेस्ड। तब नहीं जानते थे कि मेरा इंटरव्यू माध्यमिक शिक्षा में जब लिया था, तो प्रोफेसर एस प्रणाम सिंह मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे बहुत बाद में जब उनकी फोटो और पेंटिंग्स देखी, तो मुझे लगा कि अच्छा, वो बंदा मेरा इंटरव्यू, बहुत संत सीधा सा, तो मेरा तो रूबरू इंटरेक्शन जो हुआ था उसको, इतने सीधे और सज्जन, वो आपको उनकी पेंटिंग में वो ओरिजिनलिटी, उसको कहते हैं ना, उनकी नेचुरलिटी, उनकी मौलिकता, और जो सामाजिक परिवेश का बंधन है, वो आपको उनकी पेंटिंग दिखाए। तो कल हम कोशिश करेंगे कि उनकी पेंटिंग एक ले, करंट सुनील आपकी पेंटिंग, और इवन अगर आप में से कोई देवेंद्र पाल जी और शिवानी अवस्थी कोई भी अपनी पेंटिंग को ले आए, तो हम उसी पे चर्चा कर लेंगे। क्यों हम दूर और किसी जाएं, डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया किस लेवल पे हम किस तरह से करेंगे। हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के एनालाइज करने की कल कोशिश करेंगे, तो बेहतर प्रैक्टिस होगी इस चीज की, जिस चीज को हम बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब एक एक अपनी पेंटिंग ले आएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। देवेंद्र जी आप है नहीं, वो मेरा प्रवचन छोड़ के लगता है जा चुके ठीक है, तो एक ये कर लीजिएगा। फिर दूसरा है
लास्ट आता है डिस्क्रिप्शन में कि कलाकार पे आपको शोध करना है, वही कि उसका सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश किस तरह का परिवेश रहा है, इस चीज के बारे में शुरू करना। और फिर लिखना कैसे होता है, एक जब भी हम इवेल्युएशन करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे परिचय से, कलाकार के परिचय को कल हम इन्हीं पॉइंट्स के तहत ही ये डिस्क्राइब करेंगे। परिचय मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा क्या हुई, जनरली जो हम करते हैं उसमें करेंगे पढ़ाई, कार्य किस तरह का, किस कालखंड में, जैसे पिकासो की ये 3 डिवीजन में है, वैसे ही आप लोग की भी जब एनालिसिस हो किस कालखंड की पेंटिंग है, क्या उसके पीछे मोटिव था, इसके बारे में हम एक शार्ट परिचय, बिल्कुल छोटा सा संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद आएंगे विश्लेषण। विश्लेषण जो हमारा सेकंड है वो एनालाइज करना, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग में क्या करते हैं कि कई पैराग्राफ में पेंटिंग को छोटे छोटे पार्ट्स को उसका विश्लेषण करेंगे कि किस तरह की पेंटिंग में जो आकार बनाया है उस आकार का कलाकार के लिए क्या अर्थ था, और साथ साथ हम खुद हमारा क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, हम उसका क्या व्याख्या करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जैसे कि पेंटिंग में किस तरह का क्या वर्णन करें, उसमें जो हमारा फंडामेंटल का सिद्धांत है प्रभाविता, डोमिनेंस का, तो अगर 2-3 फिगर है तो उसमें डोमिनेट क्या कर रहा है, कौन सा फिगर डोमिनेट कर रहा है, इसके बारे में विश्लेषण पूरा हम एनालाइज करेंगे किस तरह की पेंटिंग है, और क्या पेंटिंग का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको अचंभित करता है, चाहे वो कलर टेक्निक हो या चेहरे या आकार में कोई ऐसी भाव भंगिमा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आज तक मेरे वो पनीली सी आंखें मेरे दिमाग में, मन मस्तिष्क पे छाई हुई हैं, तो क्या वो उस तरह से कोई ऐसा अचंभित कर देने वाला तत्व है, हम उसको विश्लेषण में ऐड करेंगे। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, जो भी चित्र है या जो भी ऑब्जेक्ट बना है उसका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मतलब है कि किस तरह से है, स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, फ्रेजाइल सा है, देखने में किस तरह का लग रहा है, उसके बारे में तमाम डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर उसने फिगरेटिव बनाया तो किस तरह की मुद्राओं का प्रयोग किया है, किस तरह के आकारों का निरूपण किया, उसके बारे में विश्लेषण पूरा उसमें करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा व्याख्यात्मक था कि पूरी व्याख्या डिटेल करने के बाद अब हम आते हैं इंटरप्रेट करना, या इंटरप्रेट भी इसी में आ जाएगा कि हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं ये सारी चीजें हम व्याख्या ही कर रहे हैं इन सब चीजों की पेंटिंग से। उसके बाद आएंगे निष्कर्ष, यानी जो हमारा लास्ट इवैल्यूएशन या जजमेंट पे, कि आपको उस निष्कर्ष निकालना है कि किस तरह से कौन सी पेंटिंग किस सब टोटल जिस्ट, कि क्या वो पेंटिंग आज के सामाजिक अवधारणा पे खरी उतरती है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को वो पेंटिंग हर्ट कर रही हो, या उस पेंटिंग में ऐसे कई मूलभूत तत्व समाहित है जो समाज को परिलक्षित कर रहे हैं या व्यक्तिगत कुछ संदेश दे रहे हैं। इसके बारे में हम निष्कर्ष, जिसको कहते हैं जैसे हम कभी थ्योरी लिखते हैं तो उसके चीजों को छोटे छोटे चीजों में डिस्क्राइब करते हैं, उस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। और निष्कर्ष वही होता है कि जो मेन पॉइंट है उसको बिंदु वाइज लास्ट में सम अप करना, हम उसको सम अप करेंगे कि इस तरह से क्या मेन कारण थे, इंस्पायरेशन कौन सा इंस्पिरेशन था, किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर, क्या ये एकदम नई पद्धति है या ऑलरेडी प्राचीन है, इन सब चीजों का कंबाइंड हम निष्कर्ष निकाल के एक निष्कर्ष के पॉइंट पे ऊपर दिए गए जितने भी डिस्क्राइब किया है पेंटिंग को, जिसमें हमने एनालाइज किया है और जो व्याख्या किया है, उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये 4 पॉइंट को लेकर के हम सारा काम कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1-2 नामी गिरामी आर्टिस्ट के से शुरुआत करके हम आ जाएंगे अपने उस पे, एनालाइज करेंगे आप ही लोग की पेंटिंग। तो बाकी लोग तो हमको लगता है सो गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है अपनी पेंटिंग। देवेंद्र जी, आर यू देयर? शिवा एंड यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, कल आप भी अपनी पेंटिंग, सुनील जी रेडी हैं, अपनी पेंटिंग लाएंगे और हम चूंकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्ट क्रिटिसिज्म का, तो इन 4 बिंदुओं को हम प्रैक्टिकल एनालिसिस कर लें तो बेहतर है कि एक चीज, क्योंकि हम इसमें एक और चीज
था मेरे पास बहुत सारे मैटर थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम भी हो रहा है तो, और आप बोर भी हो रहे हैं, 1.5 घंटा इज एनफ। तो एक चीज और भी है कि हम इसमें और भी ऐड करना चाह रहे थे कि इंडियन क्रिटिक्स कौन कौन से हैं अभी, और कल भी हम लेंगे उनको, कौन से क्रिटिक्स जो बहुत मेन है। गीता कपूर का एक नाम आता है, इनका एक नाम बहुत आता है, उनको हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये सब जिनका, इन लोगों का जो एजुकेशन है वो इंडियन एजुकेशन नहीं है। तो क्या आलोचक के लिए, जो कला आलोचना कर रहा है, उसके लिए बहुत मेरा मानना है कि उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने परिवेश को, अगर वो पढ़ाई पूरी बाहर किया है तो क्या वो हमारे सांस्कृतिक वैल्यू को उतना ही वजन देता है या नहीं देता है। इन सब चीजों को भी, आलोचक के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है वो यही है कि कल हम किसी एक दो नाम यहाँ से कोशिश, पहला तो यही था जो हमने आपको कल कहा अभिनयों किस तरह, उसमें एक हम ब्रीफ खाली आज करके एंड करेंगे। जैसे शिवानी आपका नाम है ना मैम? शिवा शिवा, शिव शालवी, शिव शालिनी। नहीं मैम, मेरा नाम शिवा है, शिवा। ठीक है, शिवा, ठीक है। तो शिवा जो कल, चूंकि ये अभी तक आप ही की नहीं, हम भी सिर्फ पढ़ी थियरी थी, बट लेटर ऑन जो गवेर्निका नहीं कह रहे हैं, जो हम अभिनयों की स्त्रियां या की बात कर रहे हैं, क्यूबिज्म तो हम बाद में जाएंगे, जिसको हमने कहा डिस्क्राइब करते समय कि उसने किस तरह के आकारों का चयन किया है। उसके पहले जो हम ये कह रहे हैं, जब हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो जिस सामाजिक परिवेश की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को आपको पता है कि ये 5 स्त्रियां थी कौन? नहीं मैम। दीज आर प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्याएं थी ये। और अगर आप वर्ल्ड वॉर के टाइम में जाएंगे तो स्त्रियों की स्थिति, थोड़ी सी ब्रीफ इतिहास देके हम खत्म करेंगे, फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेंटिंग को देखिएगा तो आपको सोच, क्योंकि जिस वक्त मैंने उस पेंटिंग को देखा था अपने पढ़ाई, तो मुझे लगता क्या बनाया, ऐसा तो कोई भी बना देगा, बट आज लेटर ऑन बीइंग एज अ वुमन, और जैसे जैसे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते तो आपको बहुत चीजें, हम लोग के समय तक तो इतना मीडिया संचार भी नहीं था। वो पेंटिंग जिस टाइम कोई भी कृति बन रही है, उस समय का जो परिवेश है आसपास का, वो हमेशा प्रभावित करता है। तो आप उस पेंटिंग को एस्थेटिक मानदंड पे देखेंगे कि फिगर ऐसा है ऐसा है, नहीं है। आप उस चेहरे का भाव देखिएगा, भाव में सिर्फ ये देखिएगा, जो प्रोस्टिट्यूट है, वो जो वेश्यावृत्ति का कार्य करता है, वो अपने शौक से नहीं करता है, किसी मजबूरी में धकेला गया होता है या उसकी मजबूरी। और वो चेहरा अब आप जाके पेंटिंग को देखिएगा, और ये मुझे विषादमय चेहरे हैं। हाँ, तो विषाद में इसलिए क्योंकि अभी जब पेंडेमिक था ड्यूरिंग दिस टाइम, ये मेरी पेंटिंग को अचानक मुझे क्यों क्लिक करी, उसके पीछे भी हम रीजन बता दें कि एक तो कलाकार के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कलाकार है या कला आलोचक बनने जा रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संवेदनशीलता। मतलब उसके अंदर एक संवेदना होनी ही चाहिए। बिना संवेदना के आप चीजों को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। तो ये एट दैट टाइम, स्टडी टाइम, मुझे इतना वो नॉलेज नहीं था, तब पेंटिंग के तौर पे क्या बनाया है इस टाइप का देख लेते थे। लेकिन करंट पैंडेमिक में गॉन थ्रू वैसे ही कुछ सर्च कर रहे थे, तो ठीक है, सबको अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो एक कहीं से क्लिक किया, प्रोस्टिट्यूट की स्थिति, वो इस चीज के लिए रो रही थी कि हमारा तो धंधा ही जिस चीज पे चलता था, हमारे पास न रोजगार है न पैसा है, और हमारे पास खाने की स्थिति नहीं, और हम उस स्थिति में आते हैं जो हम नॉर्मल सामाजिक जीवन में जाकर अपने लिए खाना नहीं ला सकते। उनकी उस दुर्दशा को जिस वक्त वो उसका हम इंटरव्यू सुन रहे थे, और उनको सपोर्ट जो कर रहे थे वो ट्रांसजेंडर्स लेडीज सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो तो सोसाइटी में मूव कर सकती थी, पर ये लोग मूव नहीं कर सकती थी, तो वो सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाई थी उनको। एट दैट टाइम
जिस वक्त उसका इंटरव्यू सुन रहे थे, पीछे से कहीं पिकासो की वो पेंटिंग, वो 5 स्त्रियां मेरी आंख के सामने फ्लैश कर रही थी, वो बेबसी, वो लाचारी मुझे वहां दिखी। तो एक ये है कि ये शायद कहीं इतना मेंशन नहीं उस वक्त रहा होगा, पर लिखने वाले ने उसको शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा इस चीज को। इम्पोर्टेंट तो जो हमारा आलोचना का कार्य क्या है, वो जरूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी हो चुका है हम उसी के परिदृश्य में ही उसको, उसी चीज को, सेम चीज को लिखें, बल्कि हमें करना वो है कि अगर वो सिमिलैरिटी कहीं मिलती है हम उसको एड ऑन अपनी आलोचनात्मक जब कुछ इवेलुएट कर रहे हैं, जब आप रिसर्च के फील्ड में जाएंगी और जब करेंगी, तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के ही इवेलुएट करना पड़ेगा कि करंट सामाजिक स्थिति क्या थी और उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके बीच तुलनात्मक अध्ययन करके आपको ये काम करना होगा। सो शुभम, शुड आई कंक्लूड? मैम अभी रुक जाइए, इसको रिकॉर्डिंग को सेव करना होगा, इसीलिए हम रुके हुए हैं कि शुभम। मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ मैम। हाँ ठीक है बेटा। मैम आ गई है मैम। आ गई। शुभम तो हाँ जी, हमें वाइंड अप करना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट। थैंक यू राजकिशोरी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू टू यू। और 1 मिनट, आई एम क्लेमिंग होस्ट, और अब मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है? अगर ये खत्म करना है तो फिर वो मीटिंग सेव करनी रहती है ना, तो हाँ हाँ चलो। ओके शुभम, ओके नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। थैंक यू मैम। मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आया होगा लेक्चर। इंटरेस्टिंग था। यस मैम। थैंक यू। नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स छूटे हुए हम कल रिपीट करेंगे। आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने में टाइम लग गया। कल हम पॉइंट टू पॉइंट, अभी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, उसको हम रिकवर करेंगे। मैम फिर भी मैडम बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू देवेंद्र जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके बेटा, तो मैं एंड करूँ अब? हाँ बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शुभम। थैंक यू मैम। शुड आई लीव? आई एम एंडिंग। ओके।